गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी आरबीआई ग्रेड बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। इस सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 10। अगर आप बैंकिंग की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लर्क हो या पीओ हो, ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी। इनको ध्यान से ज़रूर देखें आप। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ही आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी आई क्यू। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है जहां पर आपको क्लासेस के लिंक और पीडीएफ मिलते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है वासु स्टडी आई क्यू डाउट ग्रुप, यहाँ पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। अगर ट्राई कर सकते हैं तो नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठा करें और अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। देखना इसने क्या कहा कि एक आपको पैटर्न दे रखा है सीरीज का, उसके अंदर आपको रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है। सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो सीरीज आपको दो टाइप से दिखती है। एक वो होती है जिसमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी होती है, एक वो होती है जिसमें रॉन्ग टर्म फाइंड करनी होती है। अगर आप खुद से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ से आप स्टार्ट करें जहाँ पर मिसिंग टर्म आपसे पूछी जाती है। इसके कंपैरिजन में इसको डील करना इजी होता है। लगभग आप 200 से 250 के आसपास क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपकी अच्छी खासी इन पर कमांड आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आप इसको ट्राई करें तो आपके लिए सीरीज को समझना भी बेहतर होगा और उसे डील करना भी बेहतर होगा। हमें जो सीरीज गिवन है उसको मैं लिख देता हूं। आपको गिवन है 0.5, देन 2, फिर 1, 4, 32 और देन आपको 5, 1, 2। देखो सीरीज के कॉमन ही पैटर्न होते हैं, या तो प्लस में चलेगी या माइनस में चलेगी। प्लस माइनस दोनों भी हो सकते हैं। मल्टीप्लाई भी हो सकता है, मल्टीप्लाई के साथ भी प्लस माइनस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। स्क्वायर या क्यूब का यूज हो सकता है, स्क्वायर या क्यूब के साथ प्लस माइनस का आपका पैटर्न क्रिएट होता है। प्राइम नंबर्स का भी यूज होना स्टार्ट हो जाता है। पीछे की जो टर्म्स होती हैं उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी चलाया जा सकता है। शुरुआत से लेकर एंड तक जाते हो तो आपको एक ड्रास्टिक चेंज दिखता है, तो एक चांस बनता है कि ये मल्टीप्लाई की, स्क्वायर की या फिर क्यूब की सीरीज है। सबसे जो बेहतरीन तरीका है इनको डील करने का वो यही है। ट्राई करके देखो एक पैटर्न के ऊपर। जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं तो मल्टीप्लाई किसका हुआ है? 4 का। यहाँ से यहाँ जाते हैं तो मल्टीप्लाई हुआ है 8 का। यहाँ से यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हुआ है 16 का, 16 का। 16 2 32, 16 3 48, क्योंकि 2 की पावर आपका 9 होता है। तो क्या ऐसा नहीं सोच सकते कि यहाँ से आया होगा तो उसने किसका मल्टीप्लाई किया होगा? 2 का। और यहाँ से यहाँ पर देखो 2 4 8 16, तो यहाँ से यहाँ उसने किसका मल्टीप्लाई किया होगा? 1 का। अगर हम यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस जगह पर जो हमारी टर्म निकल के आएगी वो क्या आएगी? 0.5। 0.5 को अगर 2 से कर देंगे तो 1 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली जो टर्म है हमारी वो क्या हो गई है? गलत। तो इजी वे के अंदर ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एरर कहीं स्टार्टिंग में है या फिर एरर कहीं एंड में है तो उसको पकड़ना बहुत इजी होता है। लेकिन एग्जैक्टली अगर मिड के अंदर ऐसी कोई टर्म है जो गलत है तो वहाँ पर समस्या पैदा होती है। सारा खेल प्रैक्टिस का है। ठीक ठीक आप कॉन्सेप्ट आपको जो बताए जाते हैं उनको डील करने का तरीका उनको देखते जाएं। एक टाइम के बाद आपके अंदर अच्छी खासी कमांड आ जाएगी। देखना भाई, अगली सीरीज आपको गिवन है। सीरीज को ध्यान से देखो और अटेम्प्ट करने का प्रयास करो। देखना इसने आपको क्या कहा। सीरीज गिवन है आपको 4, 5.1, 7.3, 10.6, 15, 20 एंड 27.1। अगर सीधे सीधे हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई ड्रास्टिक चेंज तो आया नहीं है, तो एक चांस बनता है कि इसके अंदर मल्टीप्लाई, स्क्वायर या क्यूब का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो फिर क्या करें? तो ट्राई करते हैं फिर डिफरेंस से। डिफरेंस अगर आप यहाँ से लेते हैं तो देखना जरा, डिफरेंस इसका और इसका 1.1। यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 2.2 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ जाओगे तो 3.3 का डिफरेंस। पैटर्न पकड़ में आ गया। इसका मतलब आगे क्या होना चाहिए था? 4.4।
जो कि आपका मेंटेन है, उससे आगे क्या होना चाहिए था 5.5, जबकि 5.5 ऐड करोगे तो ये टर्म आपकी नहीं क्रिएट होगी। टर्म क्या क्रिएट होगी 20.5, और उसके अंदर आगे जाकर के आप ऐड करेंगे तो 6.6 ऐड होगा। जैसे ही आप इसमें 6.6 का एडिशन करेंगे तो ये टर्म आपकी 27.1 क्रिएट हो जाएगी। तो असल में हमने एक पैटर्न देखा, हमें आगे की चीज़ें नहीं फाइंड करनी थी, क्योंकि हम पहले ही श्योर हो चुके हैं कि ये पैटर्न आपका इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और ये वाली टर्म हम सीधे सीधे कह सकते थे आपकी रॉन्ग टर्म होगी। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। पैटर्न इसका एकदम आसान है, कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात है नहीं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखना जरा इसने क्या कहा। सीरीज में पहली टर्म आपको दे रखी है 2, फिर 3, फिर 8, फिर 31, देन 154, देन 924, उसके बाद 6460, ये टर्म दे रखी है। अब देखो फिर से सीरीज के अंदर आपको डिरास्टिक चेंज दिखने स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक चांस बनता है, देखो शुरुआत से लेकर एंड तक पहुंचते हैं, डिरास्टिक चेंज आ गया, काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया है, तो आप ये कह सकते हैं इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई, स्क्वायर या फिर क्यूब का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। एक रेंडम आइडिया ले यहाँ से, तो रेंडम आइडिया लोगे तो आप क्या पाते हैं कि जैसे ये लगभग 3 गुने से कुछ कम है, ये 4 गुने से कुछ कम है, यहाँ से देखो 30 5 के मल्टीप्लाई से कुछ कम है, ये 6 गुना कुछ कम है। इसका मतलब आपको एक पैटर्न मिल चुका है, अब उसे बस बैलेंस करना है कि यहाँ से यहाँ जाओगे तो चलो 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 बना, उसमें से 1 लेस कर दिया। 8 का आपने 4 से मल्टीप्लाई करके 1 लेस कर दिया। यहाँ से आगे देखना, आपने 5 का मल्टीप्लाई किया, 155 में से 1 आपने लेस कर दिया। शुरुआत वाली बात भी बैलेंस हो रही है ना, डबल करके -1 करोगे, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यहाँ पर क्या आना चाहिए था इंटू 6 -1, क्या बैलेंस है देखना, 6 गुणा आपका 4 24, 15 6 90 और 2 92, -1 करोगे तो यहाँ पर टर्म कितनी क्रिएट होगी 923, बट इसने जो आपको टर्म दे रखी है वो कितनी है 924, तो इसका मतलब हमारी ये वाली जो टर्म है वो गलत हो गई। ये एक आइडिया होता है, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, काम मैंने आपको बता दिया कि लगभग इतना आप कर लेंगे, आपकी कंफर्ट जोन आ जाएगी और सीरीज को आप फिर तुरंत पकड़ना स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम के जो 5 सवाल होते हैं उनमें मान के चला करें 4 एकदम इजी होते हैं, एक जो सवाल है वो कभी कभार आपका इजी मिल जाता है, कभी मॉडरेट मिलता है, कभी आपका डिफिकल्ट मिलता है। चलिए भाई, आपके सामने अगला सवाल दे रखा है, देखना जरा। ट्राई करके देखो एक बार के लिए, अगर बात बनती है तो इसने आपसे क्या कहा। देखो 2 6 10 19 36, फिर आपको कहा 69 और फिर आपको कहा 134। स्टार्टिंग से एंड तक जाते हैं, वेरिएशन क्रिएट हो गया, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट हो गया है, तो एक चांस बनता है इसके अंदर कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई, स्क्वायर या क्यूब का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। पहले तो उसी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें 6 से ये डबल -2 हो रहा है, 10 से ये डबल -1 हो रहा है, 19 से ये डबल -2 हो रहा है, 36 से ये डबल और -3 हो रहा है, इससे ये डबल करोगे तो 138 -4 हो रहा है। देखना जरा, एक पैटर्न तो सीधे सीधे पकड़ आ रहा है, क्या 10 को आपने डबल कर दिया, उसमें से 1 लेस कर दिया, 19 को आपने डबल कर दिया, उसमें से 2 लेस कर दिया, 36 को आपने डबल किया, 72 माइनस का 3, ऐसे ही इसको आपने डबल किया, 138 माइनस का 4। इसका मतलब यहाँ जो टर्म बनी होगी वो क्या बनी होगी, डबल माइनस का 0। एक नंबर है उसका डबल करके 0 को लेस करते हैं, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो क्या होना चाहिए 5, क्योंकि जस्ट डबल करने पर 10 आना चाहिए, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बैक साइड में भी इस बात को रिलेट करवाएंगे तो डबल 0 माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, फिर प्लस क्रिएट होगा। देखो
नंबर -4 -3 -2 -1 0, फिर प्लस का 1 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमें टर्म गिवन थी 6 वाली, वो आपकी गलत थी। सीधे सीधे पैटर्न पकड़ में आ रहा है, कुछ खास इसमें दिमाग लगाने की नीड थी नहीं। अगला सवाल देखना जरा। देखो, अगर अटेम्प्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक बार के लिए मैं लिख देता हूँ आपके सामने 251, 252, 254, 227, 243, 118 और 154। देखो इसने, देखो सीरीज को अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ऑब्जर्व करते हैं, 251, 52, फिर 54, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, वेरिएशन क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब एक लॉजिक ये आता है कि इसके अंदर मल्टीप्लाई का तो यूज नहीं होगा। अदरवाइज क्या होता, मल्टीप्लाई डिवीजन होता, या तो सीरीज लगातार बढ़ती या लगातार कम होती। शुरुआत से लेकर एंड तक ऑब्जर्व करते तो आपको काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देता। यहाँ पर ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है, तो क्या करें फिर, डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस से एक आइडिया लग सकता है। तो यहाँ से यहाँ जाते हैं तो प्लस का 1 होता है, यहाँ से यहाँ जाते हो तो प्लस का 2 होता है, यहाँ से यहाँ जाते हो 27, 27, 54 माइनस का 27, फिर यहाँ जाते हो तो 7 और 6 13 प्लस का 16 होता है। यहाँ से यहाँ जाते हो तो यहाँ 5 आ गया आपके पास, 18 और 5, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 25। यहाँ से यहाँ पर जाओगे तो फिर इसमें एडिशन करोगे तो 18 लेस करना आपको, 8 और 6 14 और 1 2, और ये आपका कितना आ गया 36, प्लस का आपके पास 36। ठीक है भाई, वेरियस डिफरेंस तो सही लिया ना हमने सबका। एक मिनट देखो 118, ये 218 नहीं है भाई, 125। क्या कुछ आइडिया लग रहा है? ये जो नंबर दिख रहे हैं इनमें कुछ ना कुछ आपको हिंट मिलेगा। अगर मैं सीधे सीधे बात करूं, जो मुझे दिख रहा है, तो ये मुझे दिख रहा है -3 का क्यूब, ये मुझे दिख रहा है +4 का स्क्वायर, इसकी बात करें तो -5 का क्यूब, इसकी बात करें तो ये प्लस हो रहा है 6 का स्क्वायर। अब गौर से देखना क्या चला, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ वाली जो टर्म आएगी वो एक्चुअल में क्या होगी, 2 का स्क्वायर होगी। और यहाँ वाली 1 पर आएंगे तो माइनस क्या होगा, 1 का क्यूब होगा। ऐसा होना चाहिए था। जब भी कभी बीच की एक टर्म आपकी गलत होती है, उसकी वजह से आपके 2 डिफरेंस गलत हो जाते हैं, तो सबसे पहले पैटर्न कहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ पर, यही गलत है। एक्चुअल में सोल्व करना चाहते तो ये आपको दिखती कि इसमें से इसको, यहाँ से यहाँ जाते हो तो आपको 4 जोड़ना था, तो ये वाली टर्म कितनी होती है आपकी, करेक्ट 250। फिर आप मेंशन कर सकते हो कि 251 में से 1 को लेस करोगे 250 आ जाएगा, फिर पैटर्न फॉलो हो जाता है। काम की बात क्या है, फिर से देखना, डिफरेंस ले लिया, फिर उन नंबर्स को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको एक पैटर्न मिलता है। फिर आप देखते हैं कि जब भी एक टर्म गलत होती है उसकी वजह से 2 डिफरेंस आपको गलत मिलते हैं। अगर यही टर्म बीच में फंसा देता तो आसपास के 2 डिफरेंस गलत हो जाते। शुरुआत को और लास्ट को रिलेट करके ही हमें कोई कंक्लूजन निकालना होता है, तो वो थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है। एरर अगर स्टार्टिंग में है, एरर अगर एंड में है, उसको फाइंड करना बहुत ही ईजी सी टास्क होती है। क्लियर है? इसको भी देखना है कि एक टर्म गलत होगी, 2 डिफरेंस आपको गलत मिलेंगे, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो हर सीरीज के अंदर ऐसा होने ही वाला है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ सवाल देख लेते हैं इनइक्वलिटी के। देखना जरा आपके सामने पहला सवाल, देखो क्या कहा इसने, यदि किसी नाव की गति किसी धारा की गति से 500% ज्यादा है। किसी नाव की गति की बात कर रहा है, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की गति अगर 1 है, 1 का 500% 500 ही होगा, तो बोट की स्पीड कितनी होगी, 6 और 1 आप 6 हो जाएगी, 500% ज्यादा। अब क्वांटिटी फर्स्ट की बात कर रहा है, क्वांटिटी फर्स्ट के अंदर आपको क्या दिया है और क्वांटिटी सेकंड में आपको क्या दिया। क्वांटिटी सेकंड में आपको दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। क्वांटिटी फर्स्ट के अंदर x फाइंड करना है, क्या कहा
इफ बोट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर इन 3 आवर्स। क्या कह रहा है कि यदि नाव है वो एक डिस्टेंस है 63 किलोमीटर की, उसे 3 घंटे में तय करती है इन डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में। x इज द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, तो बोट की स्पीड अप स्ट्रीम के अंदर आपको x बताई है, अप स्ट्रीम में आपको नाव की चाल निकालनी है। क्या ये इजी नहीं होता है? देखना जरा, जब भी कभी ये आपका डाउन स्ट्रीम में चलेगा तो स्पीड बोट और स्ट्रीम की ऐड होती है, 6 और 7 बनेगा। जब भी कभी आप अप स्ट्रीम के अंदर जाओगे तो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की लेस हो जाती है, तो ये कितना आता है? 6। रिलेट करें, डाउन स्ट्रीम के अंदर, इन डाउन स्ट्रीम 63 किलोमीटर वो चलती है, 63 किलोमीटर वो चलती है, टाइम कितना लेती है? 3 घंटे, 21 3 आपका 63। तो आप कह सकते हो डाउन स्ट्रीम के अंदर जो स्पीड है वो कितनी है? 7 गुणा 3, 21 किलोमीटर पर आवर। 21 किलोमीटर पर आवर तो अपनी एक्चुअल वैल्यू निकल के आई, लेकिन जब हमने कंपैरिजन किया तो पाया कि रेशियो का 721 किलोमीटर पर आवर को बताता है। तो ऐसे ही डाउन स्ट्रीम को भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर। हमें वो क्या कह रहा था कि x इज द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। x जो है वो आपका अप स्ट्रीम में बोट की चाल है। अप स्ट्रीम के अंदर आपने 18 निकाल लिया है, तो यहाँ क्वांटिटी फर्स्ट की वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गई। रिलेशन साफ साफ दिख रहा है कि क्वांटिटी फर्स्ट जो है वो आपकी सेकंड से बड़ी है, तो यहाँ से ये रिलेशन आपका जस्टिफाई करता है ऑप्शन ए। अब थोड़ा सा एग्जाम की तरफ मूव करते हैं, एग्जाम की तरफ कि एग्जाम हॉल में क्या करना होता है एक्चुअल में। देखो, कोई भी अगर चैप्टर है उसके बेसिक आपको अच्छे से आने चाहिए। उस चैप्टर की आप प्रैक्टिस करते हैं तो 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी जाती है, जो कि हर एक चैप्टर का अगर आप डीप में पढ़ते हैं तो लगभग 20% पार्ट होता है। 80% पार्ट आपका ईजी होता है, उस पर आप अच्छी खासी अपनी कमांड करें कि एग्जाम में अगर आपके सामने वो सवाल आ भी जाएगा तो आप उसका काफ़ी सारा पार्ट माइंड में कर लेंगे। लैंग्वेज आसान सी थी। इसने क्या कहा, किसी नाव की गति धारा की गति से 500% अधिक है। धारा को 1 मान लो, इसका 500% 5 होगा, तो नाव की गति 5 और 1 आपका 6 हो जाएगी। ये नॉर्मल सी बात है। अब क्या कह रहा था कि बोट जो है वो ट्रेवल करती है डाउन स्ट्रीम के अंदर 63 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है। स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितनी आ गई? 21 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड 6 थी, स्ट्रीम की 1 थी। डाउन स्ट्रीम में जब नाव नीचे आती है तो उस बोट को स्ट्रीम सपोर्ट करती है, तो उस केस में डाउन स्ट्रीम के अंदर बोट की स्पीड क्या होगी? 6 और 1 7, 7 21 को बताता है। अप स्ट्रीम में जब नाव ऊपर की तरफ जाएगी तो बोट की जो स्पीड आपने 6 ली है उसमें से आपका 1 लेस हो जाएगा, तो उस केस के अंदर स्पीड कितनी बचेगी आपकी? सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट, हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी थी भाई? शायद मेरे ख्याल से हमने गड़बड़ कर दी थी। देखो, ये लिखा था हमने बोट की स्पीड तो 6 हो गई थी, स्ट्रीम की स्पीड हमारी 1 हो गई थी। इन दोनों का डिफरेंस क्या निकल के आया था? 5। वहाँ मिस कर दिया था, ठीक है भाई? वर्बली किया है तो आइडिया लग गया है। तो 5 हो गई, तो 7 21 को बताता है, तो 5 किसको बताएगा? 15 को। तो इसका मतलब आपकी जो क्वांटिटी फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों इक्वल हो गई। सवाल इतना आसान था कि आप इसे माइंड में डील कर सकते थे। जरूरी नहीं होता है कि आप हर क्वेश्चन में ही पेन चलाएं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल है, वहाँ पर तो आपको प्रयास करना ही पड़ेगा लिख करके, बात नहीं बनती है पूरे सवाल के माइंड में। लेकिन जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं उनका ऑलमोस्ट पार्ट आप माइंड में ही करने का प्रयास करें। लगभग 2 महीने मेरे हिसाब से मोटा मोटी आपको परेशान होना हो सकता है कि जो लिख करके करते हैं उसमें टाइम कम लगता है, माइंड में सोचते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर एक टाइम के बाद ये प्रोसेस आपकी रिवर्स हो जाएगी। किसी भी एक चैप्टर में भी अगर आपने आदत डाली है तो वो बाकी के चैप्टर्स में आपको हेल्प करेगी, क्योंकि आपका नज़रिया मैथ्स को लेकर वैसा हो जाएगा। अगला देखना जरा, सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज S1। 8 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है आपका? S1। फिर क्वांटिटी फर्स्ट कही कि सम ऑफ सेकंड नंबर एंड 8 नंबर इज S1। इसने कहा कि सम ऑफ सेकंड नंबर एंड 8 नंबर, दूसरा जो नंबर है आपका और जो 8वां नंबर है उसका सम आपका S1 बन रहा है। सम ऑफ थर्ड नंबर एंड 6 नंबर इज S1। तीसरे, और फिर इसने कहा सम ऑफ थर्ड नंबर और सम ऑफ 6 नंबर इज S1। ये भी आपको क्या बताया है इसने?
S1 बताया। ये वाला सवाल मैं आपके लिए रख रहा हूँ होमवर्क में, कमेंट सेक्शन में। आजकल आपको होमवर्क नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके इस सवाल का आंसर बताएं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना इक्वेशन वाला पार्ट पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं, सबसे इजी होता है। ये आपके फ्री के ही नंबर होते हैं, देखना जरा कैसे। इसने यहां पर इक्वेशन दी आपको एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स है उसको स्मॉल लेटर में कर लेना, माइनस का 6 बराबर 0। एक तो पैटर्न ये था, स्कूल टाइम में हम लोग इनको डील करते थे कि भाई यहां मल्टीप्लाई में -6 चाहिए। -6 चाहिए तो कब आ सकता है, इसके दो फैक्टर करोगे, इसके एक फैक्टर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तभी मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव नंबर क्रिएट होगा। तो हम यहां से कर देते हैं इसके फैक्टर। फैक्टर क्या क्या होंगे, फाइनली रिजल्ट पॉजिटिव रहना है तो 3 और दूसरे वाला -2। रूट के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि रूट के लिए आप साइन चेंज कर दें, -3 और ये +2, ये x की वैल्यू। इसका कोई मल्टीपल तो है नहीं, यहाँ पर मल्टीपल होता तो उसका डिवीजन कर देते। ऐसे ही दूसरा केस आपका y² प्लस का 7y और प्लस का 12 = 0। फैक्टर क्या होंगे भाई, मल्टीप्लाई होकर के रिजल्ट आपका आना चाहिए 12, इसका मल्टीपल 1 ये 12, तो इसके दो फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है, ये नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों ही फैक्टर पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे। 4 और 3 ले लिया, 4 + 3 7, 4 × 3 12। रूट की बात करोगे तो इसका जस्ट आपको साइन चेंज करना होता है, ये वैल्यू आपकी y। अब अगर हम लोग रिलेट करवाएं तो एक रिलेशन तो साफ साफ दिखा कि -3 और -3 है, तो आप कहेंगे x और y आपका इक्वल है। लेकिन 2 की वैल्यू जो है वो इन दोनों से ही बड़ी है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, रिलेशन ग्रेटर देन। ऐसा रिलेशन आपको कहाँ दिख रहा है, क्वांटिटी फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड क्वांटिटी, ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा मूव करना है एग्जाम अप्रोच की तरफ कि ये ठीक है लेकिन इसमें टाइम लगता है, कम से कम 30-40 सेकंड लग जाते हैं, और स्कूल वाले मेथड से करते हो जो एकदम जनरल अप्रोच है तो सवाल आपका 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेगा ही लेगा, कोई उसका समाधान है नहीं। एग्जाम अप्रोच हमारी क्या कहती है कि हमने सारी चीज़ों पर काम कर लिया, हमें तरीका पता चल गया कि इन क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। देखो -6 आएगा मल्टीप्लाई, x के दो फैक्टर करोगे, -6 कब आएगा, जब एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, तभी नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो एक फैक्टर 3 करो बड़े वाला, क्योंकि फाइनली पॉजिटिव रखना है x को, एक -2। रूट जब निकालते हैं तो क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे, -3 और 2, सीधे सीधे लिखा x की वैल्यू, क्वांटिटी फर्स्ट पहले नंबर पर लिखिए। फिर अगले में देखो 12 बनना चाहिए, 4 और 3 की वजह से क्या आ जाएगा, -4 और -3। अब देखना ये रिलेशन क्या कह रहा है, ये रिलेशन कह रहा है दोनों वैल्यू आपकी इक्वल है। अब इसकी बात करें तो ये कह रहा है कि ये तो पॉजिटिव है ये दोनों नेगेटिव है, तो आप कहोगे क्वांटिटी फर्स्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू में क्वांटिटी सेकंड। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रिजल्ट हो गया। लॉजिक पकड़ में आया, इसको डिटेल में नहीं करना, विद इन 10 सेकेंड के अंदर आपको ये सारा का सारा मामला खत्म करना होता है। एक बच्चा, चलो जो पिछला हमने मेथड किया था वो भी ठीक है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो कम से कम 30 से 40 सेकंड लेता है। स्कूल वाला जो तरीका होता था या फिर आज भी जो जनरल तरीके से इसको ब्रेक करते हैं, कॉमन लेते हैं फिर सोल्व करते हैं, वो आपका इतना एक्सट्रीम टाइम किल कर देता है कि वो टाइम कुछ देखोगे 1 मिनट से ऊपर ही आता ही है हर केस के अंदर। अगर आपने पांचों ही सवाल इस फॉर्म के अंदर डील किए हैं तो एक बात बताओ, जो काम आपका 1 मिनट से पहले पहले हो जाना चाहिए था वो काम आपका 5 से 7 मिनट में हो रहा है, तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा पीछे हो गए। तो ये आपको सुधार करने हैं, मेरा काम आपको बताना है, एक सही रास्ता आपको दिखाना है, उससे आप कैसे फॉलो करके ले जाते हैं, कैसे खुद में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके ले जाते हैं, ये आपके ऊपर है। एफर्ट डालते रहें, एफर्ट्स के कंक्लूजन ज़रूर निकलते हैं। देखना आगे क्या कहा, अन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹1500 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन दी मार्क प्राइस। क्वांटिटी फर्स्ट क्या दे रखी है इसने, क्वांटिटी आपको फर्स्ट दे रखी है 1550। क्वांटिटी सेकंड क्या दे रखी है, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो 12.5%
इसका मतलब होता है 1/8। क्या किया, आर्टिकल पर मार्क प्राइस ये थी, ये उसने 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो एसपी कितनी आ जाएगी 7। 1500 किसको बताता है, 1500 बताता है 7 को। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 8 की। अब देखना 200 बार से ज़्यादा मल्टी डिवीजन चला जाएगा, उसको 8 से करोगे तो रिजल्ट तो आपका क्या आ जाएगा, 1600 से भी बड़ा आ जाएगा। ये कितना है, 1500। साफ साफ पता चल रहा है कि क्वांटिटी सेकंड जो है आपकी वो फर्स्ट से बड़ी है। क्या इतना लिखने की नीड थी, नहीं, ये आपको पता होता है, ये आपको गिवन है। थोड़ा सा माइंड में करके देखो, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 12.5% का डिस्काउंट, 8 रुपए का आर्टिकल 7 में जाएगा, 7 बताता है 1500 को। 200 से भी ज़्यादा टाइम है ना, गुणा करोगे तो लग रहा है 8 की वैल्यू निकालोगे 1600 से भी बड़ी निकल के आएगी। इसका मतलब क्वांटिटी सेकंड आपकी बड़ी आएगी, क्वांटिटी फर्स्ट आपकी छोटी है। तो ऑप्शन बी आप सीधे सीधे वर्बली लगा सकते थे। ये अप्रोच होती है। हर सवाल ऐसा नहीं होता है कि उसे लिख करके ही डील किया जाए, माइंड में भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन अगर आसान है, क्वेश्चन को लेकर उसे की अंडरस्टैंडिंग को लेकर के आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो इजी वे में हो जाएगा। अगला सवाल देखना, एस इफिशियंसी इज 25% मोर देन बी। ए की जो दक्षता है वो बी से 25% अधिक है। 25% आप लिखते हैं 1/4, ये लिखते हैं 1/4। ए की और बी की इफिशियंसी की अगर हम लोग बात करें, दक्षता की बात करें, तो इसकी अगर 4 है तो इसकी 25% ज़्यादा, ये 100%, ये 25%, 5 हो जाएगी। ये सीधे सीधे आपको दिख रहा है। एक्स क्या है, ए कैन डू 5/6 ऑफ टोटल वर्क इन एक्स डेज, बी कैन डू 4/5 ऑफ टोटल वर्क इन वाई डेज। अब काम की बात सुनो, एक टोटल वर्क है आपका, उस टोटल वर्क का एक बार तो आपको करना पड़ रहा है 5/6, ठीक है, एक बार उस टोटल वर्क का आपको करना पड़ रहा है 4/5। इफिशियंसी आपको गिवन है, स्ट्रेस लेने वाली बात है नहीं। तो आप क्या करेंगे, टोटल वर्क को अज्यूम करेंगे, ऐसा नंबर जिसका 6/5 करना इजी हो, 6 और 5 का एलसीएम 30। जैसे ही करोगे तो पहले ने जो काम किया वो 25 आ जाएगा, दूसरे ने जो काम किया वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। टाइम बता रहा है, ए काम करता है 5/6 जो कि कितना है 25, इफिशियंसी 5, तो इसका मतलब टाइम कितना लगा 5 डेज। बी कितना काम करता है भाई, बी करता है, इफिशियंसी कितनी है 4, टाइम कितना लगेगा 6 डेज। क्वांटिटी सेकंड की वैल्यू जो है वो फर्स्ट से बड़ी आ गई, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा यहां से क्या हो गया, करेक्ट। एग्जाम की बात करते हैं, ये सारा खेल आपकी अंडरस्टैंडिंग का था। देखो एक तो साफ साफ पता चल रहा है कि ए की इफिशियंसी बी से 25% ज्यादा है, तो इसका मतलब बी की इफिशियंसी 4 मानोगे तो ए की ऑटोमेटिक 5 हो जाएगी। चलो कोई समस्या नहीं है। ए किसी काम का 5/6 करता है एक्स डेज में, और बी किसी काम का 4/5 करता है। 6/5 करना है तो इसका मतलब 5 और 6 का एलसीएम ले लो, कितना होगा 30। ए ने काम किया है 5/6, 30 का किया है, तो ए ने काम किया है 25। बी की बात करें सॉरी 30 का 4/5, 6 गुणा 4 24। बी की इफिशियंसी 4 थी, ए की इफिशियंसी 5 है, तो इसका मतलब यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा। क्वांटिटी सेकंड ग्रेटर देन है आपका फर्स्ट से, तो रिजल्ट आपका बी। ये होती हैं ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में डील करने की आपकी अप्रोच। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अनवांटेड नहीं लिखना है, अनवांटेड लिखने का मतलब ये हो गया कि हमने एक्सट्रीम टाइम कंज्यूम कर लिया है। देखना जरा, पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एस एंड वॉल्यूम ऑफ कोन सी इज 2190 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक बेलन है जिसका नाम दे रखा है शायद इसने एस, और एक कोन शंकु दे रखा है सी के नाम से। दोनों का जो वॉल्यूम है उसका सम करोगे तो 2190 पाई निकल के आएगा। हाइट ऑफ बोथ सिलेंडर एंड कोन इज सेम। सिलेंडर की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई दोनों की बराबर है, और वो किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर। इफ रेडियस ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एस टू रेडियस ऑफ सी।
तो इसने क्या कहा है कि यदि शंकु की जो त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर है तो आपको अनुपात निकालना है किसका, त्रिज्याओं का, एस और सी। एस क्या है आपका सिलेंडर और सी आपका क्या है, कोण। चलो छोटी छोटी बातें हैं कुछ, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई भी सिलेंडर है अगर आपके पास, उसका अगर आप वॉल्यूम निकालते हैं, ये रेडियस हाइट, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है। रेलवे की जो सीरीज है आप सर्च कर सकते हैं, रेलवे सीरीज का पार्ट 1 बाई वासु सर या क्लास 1 बाई वासु सर, पहला ही वीडियो, स्टार्टिंग के 5 से जो 6 वीडियो डाले गए हैं उनको आप देखें। उनको देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे फॉर्मूलों को याद नहीं करना पड़ता। बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, हाइट आपकी एच हो गई। ऐसे ही एक कोण आपको दे रखा हो, रेडियस उसकी आर और हाइट एच, इसका भी लॉजिक एक्सप्लेन कर रखा है कि 1/3 क्यों आता है, 1/3 बेस एरिया इनटू में आपका हाइट हो गया। ये डेटा गिवन है। जब आप इन दोनों का सम करोगे तो एक बात बताओ, दोनों के सम में पाई जो है वो आपका कॉमन आएगा, आ जाएगा। पहले वाले के अंदर अगर मैं बात करूं सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस मुझे कौन की दे रखी है, सॉरी सिलेंडर की नहीं दे रखी है, तो मैंने सिलेंडर की रेडियस मान ली आर, तो ये आर स्क्वायर, आगे क्या आएगा 1/3। फिर मुझे पाई तो मैंने कॉमन ले लिया, रेडियस ऑफ कोन दे रखी है 15, 15 का स्क्वायर मैंने लिख दिया 225। हाइट मेरी कॉमन है तो मैंने बाहर ले ली, बराबर में मुझे दे रखा है 2190 पाई। एक्चुअल में ये जो सवाल है ये आपका स्टार्ट यहीं से होता है, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में बैठ कर के फॉर्मूले नहीं लिखते। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठकर फिर फॉर्मूले लिखते हैं, इसका मतलब ये तो बड़ा ही वाहियात सा काम हो गया ना, कि अनवांटेड जो चीज़ आपको पढ़ लेनी चाहिए थी उसके ऊपर आपने 20-30 सेकंड खर्च कर डाले। अगर डायग्राम भी बनाने लग गए तो फिर तो कमाल ही कर दिया आपने। इनकी नीड नहीं है, बस इसकी जस्ट आपको कटिंग करनी है। पाई और जीरो तो कैंसिल आउट हो गया आपका यहाँ से, इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो 7 बार और ये आपका 5 बार। आर स्क्वायर बराबर 75 लेस करोगे तो ये बचा 4 4 1। आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई 12। अब आपसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ रेडियस एस, एस की वैल्यू आपके पास सिलेंडर की रेडियस 12, दूसरे वाले की गिवन थी, तो रिलेशन कितना आ गया भाई 3 से कैंसिल आउट करोगे 4:5। ठीक है। या फिर क्या होता है एग्जाम में ऐसी ऐसी आदतें भी बच्चे डेवलप कर देते हैं, ये 12 आ ही गया है, इसके साथ 15 का करोगे 4:5, ये आपका रिजल्ट हो गया। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखो इसने आपको क्या कहा, एक सवाल मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, सिंप्लीफिकेशन का, सॉरी अप्रोक्सीमेशन का सवाल है। क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 179.99, क्या आप इसे 180 नहीं लिखते, लिख सकते हैं ना। अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है कि वैल्यूज जो हैं वो आपकी लगभग बराबर हो। वो चाहता ही है कि अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू 179.99 यूज करके आंसर निकालेंगे, टिपिकल होगा, कही चुका ऊपर कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा कि फॉलोइंग अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेशन के आपके सवाल हैं। अब आपको अंडर रूट में वैल्यू दे रखी है 24, 24 का स्क्वायर करोगे, 24 का स्क्वायर कितना होता भाई 576 आ गया, प्लस का साइन 17.98 है, इसको क्या करोगे 18 रीड करोगे, 18 का स्क्वायर 324, फिर प्लस है 60% आपको निकालना है, 60% निकालते हो तो कितना होता है 60%, 3/5 ऑफ 660, 360 का। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार 13 5 65 132 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई 396 आ गए। इसकी अगर हम लोग बात करें अंडर रूट में हमारे पास क्या आया, एडिशन कर दो तीनों का, 6 4 10 6 16 आ गया, फिर 9 और 2 11, 11 में 7 जोड़ा 18 और 1 19, ये आ गया। फिर आपके पास क्या है 3 3 6 5 11, 11 और 1 आपका 12, 1296 आपका कंक्लूजन निकल के आया। 35 का अगर आप लिखते हो, 35 का जो स्क्वायर किया जाता है वो आपका होता है 4 गुना 3 1225, उससे जस्ट अगली वैल्यू है तो ये कितना क्रिएट करेगा 36। यहाँ पर परसेंटेज की जगह बाई 100 लिखा, 180 आपने लिखा, ये इससे कट गया,
18 से 2 बार इस जीरो को उधर भेज दोगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपके पास जो वैल्यू क्रिएट होगी वो वैल्यू आपकी हो जाएगी 20। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप और सुधार करने का प्रयास करेंगे तो कुछ चीज़ें और भी आसान होंगी, लेकिन एक लाइन ही कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा और कम हो नहीं पाएगा। डिपेंड करता है कि अप्रोक्सीमेशन का इन सवालों के अंदर नेचर कैसा है। कई बार आपको एकदम आसान मिल जाते हैं, कई बार आसान नहीं मिलते हैं। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखना आपको इसने क्या कहा, 339 तो क्या लिख ले 340 अपोन में क्वेश्चन मार्क बराबर 143, मतलब 144 मान सकते हो। 12 64 की वजह से 8, 12 8 आपका कितना होगा 20, 20 का एक जीरो कटेगा, 2 से काट दोगे 17, क्वेश्चन मार्क आपका इधर चला गया। ये लो आपका रिजल्ट। इजी था, तो इसके अंदर टाइम नहीं लगा। हर टाइप के सवाल होते हैं, कुछ के अंदर टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है, कुछ के अंदर नहीं होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो इसने क्या कहा 34.02%, इसे लिख लो आप 34% की वजह से अपोन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ गया 550 आ गया। और फिर क्या कहा डिवीजन में इसने क्या डाल रखा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। चलो मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन मार्क। इक्वल्स टू में देखना 297 अपोन में देखना 729, 729 की बात करोगे 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 636, सॉरी 676, 27 का स्क्वायर 729, तो इसका मतलब अपोन में क्या आएगा यहाँ पर 27। कितनी बार काटा, एक बार काट दिया, फिर एक बार आपका कैंसिल आउट। 11 से काटोगे 5 55, ठीक है। 50 से काटोगे 2 बार, 2 से काटा 17 बार, क्वेश्चन मार्क आपका इधर चला जाएगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 17। क्या गड़बड़ की है भाई हमने, कोई ना कोई गड़बड़ की होगी, देख लेना। 11 5 50 से 2 बार 17, ठीक है। इसको देख करके तो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कोई एरर की होगी, तो ऑप्शन चेंज कर देना, ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं है कोई एरर हुई होगी। क्वेश्चन मार्क का जो रिजल्ट है यहाँ से वो कितना निकल के आ रहा हमारा 17। देखना भाई अगला जो सवाल है आपके सामने, देखो क्या कहा 2 की जो पावर है वो डाल रखी है क्वेश्चन मार्क, इक्वल्स टू में देखो 32 दे दिया है। देखो एक पैटर्न होता है आपका बोर्ड मास, असल में ये वी बोर्ड मास होता है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो सर्च करें वी बोर्ड मास या फिर सिर्फ बोर्ड मास बाई वासुसर, वहाँ पर आपको लॉजिक समझ में आएगा कि डिवीज़न पहले सोल्व किया जाता है, मल्टीप्लाई जो है उसके बाद सोल्व किया जाता है। मल्टीप्लाई बीच में लगा हुआ है, टोटल 4 टर्म है ना, 2 डिवीज़न है राइट साइड में, एक मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इनको क्या करता है सेपरेट करता है। तो पहले तो क्या करोगे 32 अपोन में डिवीज़न है तो 128, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर 1000 इसको क्या ले लोगे 24, 1023.99 है, और इसको क्या ले लोगे आप 8 ले लोगे, ठीक। अगर सीधे सीधे कट कर सकते हो तो देखना जरा, यहाँ से हम लोग कटिंग कर लें। 8 से अगर आप इसे कट करोगे तो ये आ जाएगा एक बार 8 2 16, या फिर सीधे सीधे देखो 12 8 96, 8 8 64, ये इससे कट ही गया। और 32 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 5। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 5। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इस टाइप की एरर हो सकती है, इसलिए मुश्किल से मुझे आपको आधा ही घंटा लगेगा, सर्च करना है। जो सारी की सारी आपको छोटी छोटी बातें हैं, 3-4 बातों का ध्यान रखना होता है। कुछ सवाल हैं प्रैक्टिस के, वो देख लेना। 2x पर भी करके देख सकते हो। तो उससे क्या होगा कि ये जो हमारा अप्रोक्सीमेशन का पार्ट है उसमें एरर होने के कहीं चांसेस भी होते हैं, तो वो भी सारे के सारे आपके तुरंत खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर इसमें इस को भी डिवीज़न में और डाल देता तो यही सवाल आपका चैलेंजिंग हो सकता था कि अगर बोर्ड मास पढ़ रखा है तो सोल्व होगा, नहीं पढ़ रखा है तो फिर नहीं सोल्व होगा। देखना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या कहा, क्वेश्चन मार्क डाल रखा है यहाँ पर 9.97 है, तो क्या लेना है यहाँ पर आपको 10 लेना है। फिर देखना जरा 12.8 है, इसको ले लेते हैं हम लोग 13, इक्वल्स टू में देखो
20%, 20% क्या लिख दिया 1/5 ऑफ किसका 1319 पॉइंट कुछ है, तो 1320 कर दे जा। इसे हम लोग कर लेते हैं सोल्व। यहाँ पर सोल्व करोगे तो देखना डिवीजन लग रहा है क्या आपका 1320 के आसपास। चलो 5 का कर देते हैं हम लोग यहाँ से डिवीजन इसके अंदर। चल तो सही रहा ना, ठीक है। 5 का डिवीजन किया आपने, 2 बार चला गया है, 3 बचा, 6 बार चला गया है, ये 4 बार, 13 2 26, लगभग 20 आया है। और क्वेश्चन मार्क बराबर 10 को इसमें से लेस कर दोगे तो ये क्या क्रिएट होगा हमारा 10 क्रिएट होगा। गड़बड़ चल रही है अभी, ठीक है। इस पर्टिकुलर सवाल में कोई ना कोई एरर है, तो मुझे उम्मीद है आप उस एरर को फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पर तो 10 निकल के आया, उधर 20 निकल के आया, ठीक है। ये सॉल्यूशन में एरर नहीं है, ये आपकी क्वेश्चन के अंदर एरर है कहीं ना कहीं, तो इसको देख लेना। बाकी तो कोई गड़बड़ करने वाली बात थी नहीं। 1/5 है, 1320 उसको मान लिया, इसको आपने 13 मान लिया है, ठीक है। एक तो ये जो वैल्यू है थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट रखते ही 12.88 या 12.98 के जैसा कुछ होना चाहिए था कि एग्जैक्ट डील हो जाए। बाकी सब ठीक है। चलो भाई इसको ट्राई कर लेना आप। अगला सवाल देखना, प्रोबेबिलिटी का हमारा अगला सवाल है। प्रोबेबिलिटी में यूज किसका किया है, इम्पीच शब्द आपको दे रखा है। इसका मतलब जब भी कभी शब्द देगा तो यहां पर रोल रहेगा परम्यूटेशन का, IMPEACH। टोटल नंबर ऑफ इसके जो करेक्टर्स हैं वो कितने हैं, 3 4 3 7, ठीक। चलो क्या कह रहा है, शब्द इम्पीच के अक्षरों से शब्द बनाने की संभावना क्या है कि सभी स्वर एक साथ आते हैं। देखो अगर आपको n ये यूनिक टाइप के करेक्टर्स दे देता है या लेटर्स दे देता है तो उनसे बनते हैं आपके फैक्टोरियल n। लेकिन इसने क्या कहा, जो हमारे वोवल हैं वो एक साथ आने चाहिए। कौन कौन से हैं भाई, I और A, 3 ही हैं, तो ये तो एक साथ आने चाहिए। I, E और A ये तो एक साथ आने चाहिए। इसके अलावा आपके पास M है, उसके बाद P है, फिर आपके पास C है और H है, ये आपके अलग अलग। तो कुल मिलाकर के देखो प्रोबेबिलिटी तो निकलती है कुछ ऐसे कि फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल केसेज। कुल मिलाकर के आपके पास प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, टोटल केसेज क्या है 7 आपके पास लेटर हैं, तो अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 7। लेकिन उसने शर्त दे दी, तो उसमें क्या करोगे, इन सबको एक साथ रखोगे। अब इनका अरेंजमेंट होगा, हो सकता है ये तीनों MP के बीच आए, PC के बीच आए, CH के बीच आए, M और H एक साथ लिख के उनके बीच आए, तो इनको अपने आप में एक लेटर मानना है। और यहाँ पर ये कुल मिलाकर के 4 लेटर हैं। अब पूरे का अरेंजमेंट करोगे तो 5 लेटर को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5। लेकिन ये जो हैं I, E और A ये ऐसे भी तो अरेंज हो सकते हैं, I, A और E अलग अलग, तो इन 3 को अरेंज होने के खुद के तरीके हैं फैक्टोरियल 3। देखना जरा ये जो बात है ये कितनी आएगी, 7 गुणा में 6 गुणा में फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 3 जिसकी वैल्यू 6, ये इससे कटा, 6 से 6 कट गया, रिजल्ट कितना आ गया 1/7, ठीक है। अब चलो बात करते हैं थोड़ा सा एग्जाम की, कि एग्जाम के अंदर कैसे डील करोगे। तो इसने एक शब्द दिया इम्पीच, इसको अरेंज करके आप बना सकते हैं कुल मिलाकर के फैक्टोरियल 7 तरीके से। फैक्टोरियल 7 तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे हो गए फैक्टोरियल 7। अब क्या कह रहा है कि इसके जो वोवल्स हैं वो एक साथ आने चाहिए, I है, E है और A है, 3 है। 3 को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3, ठीक। लेकिन बचे हुए कितने हैं, 4, वो 4 और इस इम्पीच I, E और A का कॉम्बिनेशन, तो फैक्टोरियल 5 तरीके अरेंज करेंगे। I, E, A खुद भी अरेंज हो सकता है। नीचे आपको ध्यान रखना है कि नीचे क्या क्रिएट होगा, फैक्टोरियल 5, 7 गुणा 6 गुणा 5 खत्म, 6 से 6 खत्म, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/7। ठीक ठीक प्रैक्टिस करो, ठीक ठीक अंडरस्टैंडिंग रखो, फिर एग्जाम अप्रोच को प्रीफर करना स्टार्ट कर दो कि एक्चुअल में एग्जाम में ऐसे डील किया जाता है। डिटेल में नहीं करना होता, वो सारा का सारा खेल ही है कि बाई चांस आपके माइंड से कोई कॉन्सेप्ट इधर उधर हो गया है तो एक बार के लिए उसको एक्सप्लेन कर दें तो आपको अपने आप ही आइडिया लग जाएगा कि इसको ऐसे करना है, इस सवाल को ऐसे करना है।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कहा, सम ऑफ एस एंड बीस एज ऑफ 6 years अगो इज 88 ईयर। 6 साल पहले ए और बी की आयु का जो योग था वो कितना था, 88 वर्ष। ए की एज 18 साल पहले इज इक्वल टू बीज एज 6 years अगो। ए की जो उम्र थी 18 साल पहले वो बी की प्रेजेंट एज के पर 6 साल पहले की एज के बराबर है। फाइंड द एज ऑफ ए 2 years हेंस। ए की 2 साल बाद की उम्र क्या होगी। तो देखो एक एक करके बात को लिख लेते हैं। 6 year बिफोर, 6 साल पहले। ए की एज मैंने ए मानी, बी की एज मैंने बी मानी, कुल मिलाकर के कितनी थी, 88 थी। ठीक है। 18 साल पहले ए की उम्र जो 18 साल पहले थी, ए की उम्र 18 साल पहले लिखोगे तो क्या होगी, ए माइनस 18। फिर इसने क्या कहा, इक्वल टू में क्या है, बी की जो उम्र 6 साल पहले है, बी की उम्र 6 साल पहले यही है जो कि क्या है, बी, उसके बराबर है। आपको क्या निकालना है, ए की उम्र 2 साल बाद। तो आप क्या करो, इसको बी की जगह पूरे के अंदर रिप्लेस कर दो ए माइनस 18। इसकी जगह आपने रिप्लेस कर दिया ए माइनस 18, तो क्या मिलेगा देखना, ये बन जाएगा 2a। 18 उसमें ऐड होगा, 8 8 16, 8 9 1 10, 106। ए की उम्र जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 53। लेकिन कब है, 6 साल पहले। प्रेजेंट में आओगे 6 ऐड करोगे, 2 साल बाद और बताना है तो 2 और ऐड कर दो, 6 2 8 3 11, तो कितना रिजल्ट देगा ये आपका 61 ईयर्स। गड़बड़ कहाँ हुई भाई, गड़बड़ कहाँ हो रही है, देखो ए और बी की एज का 6 साल पहले का सम ले लिया। ए की एज 18 साल पहले की एज बराबर है बी की 6 साल पहले की एज के, लिख दिया। रिप्लेस करोगे, 18 आपने इसमें ऐड कर दिया, 8 8 16, 106 ही आएगा, ये भी कोई इश्यू नहीं है। 2a क्रिएट होना था, 2a आपका क्रिएट हो गया है। ए की वैल्यू 53 आ गई है। फाइंड द एज ऑफ 2 years हैंस। ए की एज आपको निकालनी है, तो 6 3 9, और यहाँ भी बात नहीं, कैलकुलेशन तो सही लग रही है भाई, कोई इश्यू ही नहीं लग रहा है। 6 साल पहले आपकी ए मानी थी, 2 साल बाद बतानी है। प्रेजेंट में आओगे 6, फिर 2 ऐड करोगे, 6 और 2 8 3 11। ठीक है, करेक्ट है ये। बाकी आपको कोई इश्यू लगे इस पर्टिकुलर के अंदर, सवाल के अंदर, तो आप कमेंट करके मुझे बता जरूर देना कि ये समस्या इसमें थी। चलो भाई, क्या कहा, इन अ बॉक्स देर आर 6 ब्लू बॉल्स। 6 आपके पास क्या दे रखी हैं, ब्लू बॉल्स। प्रोबेबिलिटी का सवाल है। 6 नीली गेंदें हैं। एक्स आपके पास रेड बॉल्स हैं। एक्स आपके पास स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ, ये जब भी कभी एक्स का इन्वॉल्वमेंट करता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल। फिर इसने क्या कहा, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, हरी गेंदों की संख्या आपके पास 10 है। अब क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 रेड बॉल। अगर 1 को ही चूज करता है तो ये सवाल को बताता है कि सवाल आपका एकदम इजी हो गया, वेरी इजी की कैटेगरी में। अगर 2 बॉल का सिलेक्शन करना होता तो मामला चैलेंजिंग हो जाता है। क्या कह रहा है, एक रेड बॉल चूज करने के जो प्रोबेबिलिटी है आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 रेड बॉल फ्रॉम द गिवन बॉक्स इज 1/3। बैग में से एक लाल गेंद को चुनने की प्रायिकता 1/3 है। देन फाइंड द सम ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स इन द बॉक्स। तो बैग में रेड और जो ब्लू बॉल्स हैं, रेड और आपकी जो ब्लू बॉल्स हैं, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात बताओ मुझे, इसने क्या चूज की भाई, रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं कि होता है फेवरेबल केसेज अपोन में आपका टोटल केसेज। कुल मिलाकर के आपके पास बॉल कितनी है, 10 6 16 प्लस एक्स है। एक गेंद चुनने के तरीके 16C1, तो NC1 की वैल्यू क्या होती है, N ही होती है, तो यहाँ तनाव नहीं लेना था। रेड बॉल उसने सेलेक्ट की है, रेड बॉल ही सेलेक्ट की है ना, रेड बॉल। एक्स में से एक निकालोगे, XC1 की वैल्यू एक्स होगी। ये किसको बताता है, 1/3 को। ये आपको पता था, ऊपर वाला डेटा आपको दे रखा है, तो एग्जाम में आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट दे सकते थे। सोल्व करें, देखो ये 3x, ये आपका उधर चला जाएगा, x इधर आएगा, 2x बराबर 16, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। आपसे पूछ रहा है कि रेड प्लस ब्लू की वैल्यू कितनी है, तो इसमें 6 ऐड कर दिया आपने, तो कितना रिजल्ट आ गया, 14। ये आपको करना था, ठीक है। x दे देता है, सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अगर एक ही बॉल को सेलेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो
इजीली आप निकाल ले जाओगे, उसमें कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। 2 बॉल अगर सेलेक्ट करे और 3 करे, जितनी बॉल आगे सेलेक्ट करता जाएगा उसके हिसाब से तो ये चैलेंजिंग आपका हो ही जाएगा। चलो भाई, आज का सेशन कुछ ज़्यादा ही जल्दी अपना कंप्लीट हो गया। तो 5 सवाल हमने सीरीज के देख लिए थे, 5 सवाल इनइक्वलिटी के देख लिए थे, 5 सवाल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे अपना सिंप्लीफिकेशन के। 15 हो गए, तो कुल मिलाकर के शायद मेरे ख्याल से 19 या 20 सवाल रहे होंगे सेशन में। तो कई बार क्या है, चीज़ें जल्दी भी हो जाती हैं, कई बार थोड़ा सा इसके अंदर टाइम भी लग जाता है। ठीक है, तो जैसा भी है, आपको मेरे ख्याल से सेशन ठीक लग रहे होंगे और लगने भी चाहिए आपको ठीक। टू दी पॉइंट हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आरबीआई ग्रेड बी में कोई बहुत ज़्यादा सवाल पूछे नहीं गए थे, जितने भी पेपर्स थे तो स्टार्टिंग के हमने लगभग 8-9 सेशन में डिस्कस कर दिया था। अब कौन से सवाल डिस्कस कर रहे हैं? अब डिस्कस वही कर रहे हैं जो एसबीआई पीओ में, क्लर्क में, आईबीपीएस पीओ क्लर्क में, इन सब में पूछे गए। तो उनको गौर से आप देखें। अच्छा खासा बैंकिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको विजन मिल जाएगा। अगर आप उन्हीं क्वेश्चन को वैसे ही सोल्व कर रहे हैं तो आपको देखने की नीड नहीं है कि हाँ जैसा टीचर कर रहा है उससे भी फास्ट करता हूँ या वैसा करता हूँ। लेकिन अगर आपके पास वैसी अप्रोच नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 सेशन आप देख करके देखें कंटिन्यू, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे डील करते हैं और एग्जाम में कैसे डील करना चाहिए। तो इनको रेगुलर बेसिस के ऊपर देखें, अच्छे खासे आउटकम निकलेंगे। और बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर देखा जाए तो आज के टाइम में कंपटीशन उस लेवल का है नहीं, क्योंकि बहुत कम बच्चे यहाँ पर जाना प्रीफर करते हैं। सबके अपने अपने रीज़न होते हैं। कैलकुलेटिव नेचर का पेपर आता है तो बच्चा सोचता है मैं कैसे करूँगा कैलकुलेटिव, तो उसके हिसाब से ही तो कट ऑफ भी बनती है। तो इन सेशंस को ध्यान से देखें। भविष्य में हम लोग और भी बैंकिंग की सीरीज़ लेकर के आएंगे, कंप्लीट कोर्स भी लेकर के आएंगे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सेशन कैसे लगते हैं कमेंट जरूर करें, कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।